नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD टू रीडर पब्लिकेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे या कि ये सॉल्यूशन करेंगे हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम को लेकर लगभग 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था कि भाई सबसे पहले एग्जाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, उसके बाद फिजिकल में क्या रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या रहेगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत जल्द जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा पुलिस के वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने पेपर उठाया है सब इंस्पेक्टर का, जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2018 कैटेगरी नंबर 4 का था। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है जिसमें हमने जीके की थी। कुछ जीके के क्वेश्चन बच गए थे, वो आज पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें नेशनल जीके, हरियाणा जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन मिक्स हैं, वो आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगला नंबर जो फीमेल सब इंस्पेक्टर पेपर का था उसका रहेगा। उसके बाद कांस्टेबल के पेपर करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो वो वीडियो पहले वाली मैंने डाली थी जिसमें आपको ये बताया था फिजिकल में क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में क्या होगा, लगभग 15,000 के आसपास उस वीडियो के व्यू हो गए। आपने अच्छा प्यार और सपोर्ट दिया है। उस वीडियो में काफ़ी कमेंट आए हैं जिनके आंसर आपको मैं देना चाहता हूं। तो एक अलग से फिर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आप सभी के क्वेश्चंस के जो आंसर मैं दूंगा एक एक जो है कमेंट को पढ़कर। तो चलिए आज की इस वीडियो में ये आज के जो कुछ प्रश्न है इनका सोल्यूशन कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने हैं। और फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी भाई इसे समय का, लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना चाहता है, आगामी परीक्षाओं के लिए अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहता है, चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन्हें आप बार बार पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो आपका आज का क्वेश्चन है वह निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। निम्न में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। ऑप्शन ए अलाइनमेंट, ऑप्शन बी इंडेंटेशन, ऑप्शन सी लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन डी अंडरलाइन स्टाइल। तो दोस्तों ये वो पेपर है आपका सब इंस्पेक्टर का, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट 3/2018 है और कैटेगरी नंबर 4 है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम कर ही रहे हैं आपका। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी अंडरलाइन स्टाइल। आपका इसमें सही आंसर रहेगा, अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पर सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आईपीसी में किस धारा के तहत जालसाजी को परिभाषित किया जाता है, या फिर आईबीसी में खालिस्तान के तहत जालसाजी को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए धारा 468, ऑप्शन बी धारा 463, ऑप्शन सी धारा 465, ऑप्शन डी धारा 467। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका धारा 463। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर रहेगा। तीसरे प्रश्न की ओर अगर मैं चलूं, फतेहाबाद जिले की नींव किसने रखी थी, या मैं पूरा प्रश्न आपको पढ़कर बताऊं। फतेहाबाद जिले का नाम इसके नाम स्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव खालिस्तान द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर की गई थी। तो फतेहाबाद जो जिला है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और फतेहाबाद का जो नाम है जिले का वो जो है फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था, फतेह खां के नाम पर। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भाई फतेहाबाद जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया, फतेह खां के नाम पर रखा गया। अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। इसमें यह भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि कौन सी सदी में जो फतेहाबाद जिले की नींव पड़ी, वो 14वीं शताब्दी में या सदी में आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भाई निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये भी हरियाणा में पाई जाती हैं। बांगर का जो भूभाग है वो भी हरियाणा में पाया जाता है। यमुना घग्गर के मैदान भी हरियाणा में पाए जाते हैं। लेकिन चंबल की जो घाटी है आपकी वो हरियाणा में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है सीरिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए मोसुल, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी दमास्कस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दमास्कस जो है वो सीरिया की राजधानी है। और अगर मैं बात करूं सीरिया का नाम आया है, तो सीरिया की करेंसी की अगर मैं बात करूं तो सीरियन पाउंड जो है यहाँ पर आपकी सीरिया की क्या है, करेंसी है। उसके बाद अगला प्रश्न है द बुक आई डू व्हाट आई डू।
द बुक आई डू व्हाट आई डू रिटन बाय, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है रघुराम राजन। रघुराम राजन क्या है? पहले भारत के जो है एक समय पर ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है वो रघुराम राजन रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल की परत के बारे में पूछा गया है। वायुमंडल की परतों के बारे में अगर नाम आया है तो 4 परतें होती, मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ। ये आपकी समताप मंडल, सौम मंडल, आयन मंडल और आपका मध्य मंडल, इस प्रकार से आपकी जो है वायुमंडल की परतें होती हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है वह क्या कहलाती है? समताप मंडल कहलाती है, सौम मंडल कहलाती है, आयन मंडल कहलाती है, मध्य मंडल कहलाती है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आयन मंडल। तो आयन मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इसमें खालिस्तान। खालिस्तान प्रकार लॉजिकल मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। डैश टाइप इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यू। तो जो बूल है, बूल क्या है? एक प्रकार का लॉजिकल मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें पूछा गया है 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन की विजय स्मृति में क्या बनवाया था? ये प्रश्न है कि भाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद क्या बनवाया था? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ऑप्शन ए है शाह कलंदर मस्जिद। क्या है? शाह कलंदर मस्जिद, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आपका ऑप्शन है इसमें काबुली बाग मस्जिद, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद। कई बार पेपर में ये भी पूछ लेता काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? लाल सिंहासन। और चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। बाकी इसका जो सही आंसर है वो काबुली बाग मस्जिद रहेगा। ये कहाँ पर स्थित है? ये पानीपत के अंदर स्थित है। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जब पानीपत का नाम आता है तो पानीपत के बारे में आपको जान लेना आवश्यक है कि पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ पर 3 प्रसिद्ध लड़ाई हुई पानीपत की। पहली 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। पहली जो लड़ाई है जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसने बाबर ने जिसको जीत लिया था। दूसरी 1756 में हुई और तीसरी आपकी 1761 ईस्वी में हुई थी। तो ये 3 लड़ाइयाँ हैं और पानीपत को क्या है? बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर अगर मैं चलूँ, अगला प्रश्न में क्या है वो देख लेते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा क्या है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो दूसरे का नाम बताइए। देखिए 2 है, एक तो आपका है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका है सुल्तानपुर। 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, कुल पूछ लिया जाए 2। कलेसर आपका यमुना नगर के अंदर स्थित है, यमुना नगर। और अगर सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूं, ये आपका गुड़गांव या फिर आप गुरुग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी मैं इंपॉर्टेंट वे में आपको ये चीजें करा रहा हूं। अगला प्रश्न है जीके का, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? ऑप्शन ए साहिबी नदी, ऑप्शन बी बेचड़ नदी, ऑप्शन सी दोहन नदी और ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो निम्न में से
किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? तो जो चेनाब नदी है या चिनाब नदी है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को क्या हो गया था? हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बना दिया गया। यह कौन सा जिला है? पानीपत जिला है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पानीपत को पानीपत जिला कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 1992 इसका सही आंसर रहेगा। अगर पूछे प्रथम बार पानीपत को जिला करनाल से लग करके कब बनाया गया, तो उसको आप कहेंगे 1 नवंबर 1989। अब फिर कह रहा हूं, अगर पानीपत नाम आता है तो 3-4 बातें आपको पता होना चाहिए। एक तो ये बुनकरों का शहर है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बुनकरों का शहर। एक यहाँ पर काबुली बाग मस्जिद है, ठीक है, काबुली बाग मस्जिद है। उसके अलावा यहाँ पर 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ भी हुई हैं, 1526, 1556 और 1761। ये 3 अहम लड़ाइयाँ भी पानीपत की हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो आपका अहम और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। रानीखेत, रानीखेत क्या है? एक प्रकार का रोग है। अब इसने पूछा भाई कैसा रोग है? भाई ये विषाणु जनित रोग है, गोलकृमि रोग है, प्रोटोजोआ रोग है, या आपका कवक रोग है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, रानीखेत एक विषाणु रोग है। क्या है? रानीखेत एक विषाणु रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? विच इज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट? तो प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फर है, कोबाल्ट है, सोडियम है या पोटेशियम है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा प्राइमरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट आपका क्या है? पोटेशियम है। क्या जी? पोटेशियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40वां प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ खालिस्तान में स्थित है। तो ग्रेट जो बैरियर रीफ है, ग्रेट GREAT, ग्रेट बैरियर BARRER, ग्रेट बैरियर और आपका रीफ, ये किस देश के अंदर स्थित है, किस कंट्री में स्थित है? एक ऑप्शन दिया हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंग्लैंड है जी, ठीक है जी। उसके बाद आपका दिया हुआ है सऊदी अरब, सऊदी अरबिया, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के जो PM है वो कौन है? कौन है? स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन क्या है? अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के PM हैं। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ये साइन डॉलर का है, कई बार ऐसे लिख देते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकी करेंसी है, PM इनके स्कॉट मॉरिसन है, और ग्रेट बैरियर रीफ आपकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HCV स्टैंड फॉर, HCV हैवी कमर्शियल व्हीकल। HCV की फुल फॉर्म पूछिए, HCV तो होगा हैवी, HAVY, हैवी कमर्शियल व्हीकल, ये आपकी सही फुल फॉर्म होगी HCV की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब 1966 के अंदर, दोस्तों इस प्रश्न का जो मैं अभी बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान दूसरी भाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हरियाणवी, ऑप्शन डी तमिल। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इसका जो आंसर है HSSC ने तमिल माना अपनी ऑफिशियल आंसर की में। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष खालिस्तान में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्र रहित नगर घोषित किया गया। तो वर्ष 2007 के अंदर चंडीगढ़ को
पहला भारत का धूम्रपान निषेध जो नगर है वो घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में ये क्या पूछ रहा है, जिस प्रकार मेंढक से, ये रीजनिंग का है, इसको बाद में करेंगे, सिर्फ जीके करेंगे आज। अगला प्रश्न है डिसिनेप्सिस क्या है, डिसिनेप्सिस या सजातीय गुणसूत्रों का वियुग्मन खालिस्तान चरण में आरंभ होता है। तो डिप्लोटीन इसका सही आंसर रहेगा, डिप्लोटीन क्या रहेगा, डिप्लोटीन। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस युद्ध में हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था, तराइन तरावड़ी के युद्ध में हराया था। ठीक है, और तराइन तरावड़ी के दो युद्ध हुए थे, 1191 ईस्वी में, और आपका एक हुआ जी 1191 ईस्वी में, एक हुआ 1192 ईस्वी में। दोनों ही आपके तराइन की लड़ाइयों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तराइन की लड़ाइयों के नाम से दोनों जाने जाते हैं। जो पहला युद्ध है, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था, तराइन तरावड़ी के युद्ध में हराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पर एचएसएससी ने मेरे हिसाब से बहुत बड़ी मिस्टेक की है। बाकी आप इसका आंसर क्या बताएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आई होप काफ़ी अच्छी ये वीडियो आपको भी लग रही होगी, बहुत ही इसमें मेहनत करके सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, लेकिन हर बार की वीडियो में इन छोटी छोटी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, ये प्रश्न है दोस्तों, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ऑप्शन देता हूं आपको। सबसे पहला ऑप्शन है भाई सीएम यानी कि मुख्यमंत्री होता है। दूसरा ऑप्शन राज्यपाल होता है, जिसको आप और किस नाम से जानते हैं, गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है जी आपका राष्ट्रपति है, जिसमें आप प्रेसिडेंट भी कह देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो फोर्थ आपका ऑप्शन है, इसमें प्रधानमंत्री दिया हुआ है, जिसे आप पीएम भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ मैं गवर्नर लिख देता हूँ, गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एचएसएससी ने ऑफिशियल आंसर दिया है, इसका जो रिवाइज्ड आंसर किया है वो प्रेसिडेंट दिया हुआ है, राष्ट्रपति दिया है। बाकी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल। आप किसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 214 उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय की अभिलेख का न्यायालय है। अनुच्छेद 76 सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल प्राधिकारक क्षेत्र है। अनुच्छेद 131 महालेखागार का कार्यालय। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, इसमें सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा तो करेंगे। हाँ जी, हरियाणा से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है, काफी अहम ये हो जाता आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। आम के उपवनों का अस्तित्व क्या है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्न में से किस नगर के साथ जोड़ा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि भाई आम का अस्तित्व किस जिले से जोड़ा जाता है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं जी। एक तो दिया हुआ जी बेंगलोर, बी से डिनोट कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं पूरा। एक दिया हुआ बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका अंबाला, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया हुआ अमरनाथ। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ जी चेन्नई। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए, इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका अंबाला। तो
तो आम का जो अस्तित्व है वो अंबाला से संबंध है। अगर अंबाला आता है तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अंबाला से जो विधायक हैं अभी हाल फिलहाल के हमारे जो हैं एक तरीके से हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं हरियाणा के, कौन है जी, अनिल विज, वो अंबाला से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये अंबाला के बारे में इतनी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए साथ के साथ। और सबसे ज़्यादा बारिश भी हमारी अंबाला के अंदर ही होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को खालिस्तान की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया। तो न्यायमूर्ति जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में ऐसा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन कौन होता है जी? चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहले नीति आयोग आया किसकी जगह था ये जान लेना अति आवश्यक है। पहले योजना आयोग होता था, उसकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग को लेकर आई। ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? 4 ऑप्शन है जी। वित्त मंत्री, ठीक हो गया जी। राष्ट्रपति, ये भी ठीक हो गया जी, 4 ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी, ये भी ठीक हो गया जी। अगला ऑप्शन है गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा जी? प्रधानमंत्री। जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और इसके जो डिप्टी चेयरमैन है, डीसी आप कह सकते हैं, वो कौन है जी? अरविंद पानगोडिया इसके डिप्टी चेयरमैन है। ठीक है, ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खालिस्तान को उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। तो मुकदमा-ए शेरो शायरी, क्या है? मुकदमा-ए शेरो शायरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्य के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहाँ हुए थे जी? ये 18वें एशियाई खेल आपके इंडोनेशिया में हुए थे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। क्या जी? जकार्ता। ये बात यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। अब है जी, दूध के निकलने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन इज, दूध के निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ऑक्सीटॉक्सिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन आपका सही आंसर रहेगा। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की भी। वर्तमान में हरियाणा में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो 32 इसका सही आंसर है। लेकिन एचएसएससी ने पहले जो आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर 29 दिया था, बाद में नन ऑफ दीज इसका आंसर दे दिया। नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें HTTP की फुल फॉर्म पूछी है। HTTP की फुल फॉर्म पूछी है, जो कि है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था, हरियाणा की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहां पर स्थापित की जाएगी? सोनीपत के अंदर स्थापित की जाएगी। अगर सोनीपत जिले का नाम आया है तो आपको ये जान लेना चाहिए रोहतक से अलग होकर बना। नंबर 2, यहाँ पर खुम्बी उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, और ये जो है जो NCR के अंदर भी आता है, दिल्ली जो हमारा राजधानी क्षेत्र उससे लगा हुआ है। और अभी यहाँ से जो करंट में MP हैं वो आपके कौन है? रमेश चंद्र कौशिक हैं। ये बातें भी आपको सोनीपत के बारे में जान लेनी चाहिए। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो किसको माना जाता? शेख मोहम्मद तुर्क को। शेख मोहम्मद तुर्क को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की
पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। तो फ्रेंड्स, ये आपके जीके के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपके जो मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन बचते हैं वो यही बोर्ड पे विद सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कराएंगे, वीडियो भले ही कितनी लंबी हो जाए। आज कुछ क्वेश्चन मैंने ऑरली बताए, कुछ लिखे, धीरे धीरे हर रोज चीजों में सुधार कर रहे हैं। आपका साथ सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।